हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और नई वीडियो में हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी जो हमारे अतीत जो पुस्तक है उसका जो अध्याय 9 है। आज उस पर हम लोग पर चर्चा करेंगे। और इसका जो चैप्टर का नाम है वो है नए साम्राज्य और नए राज्य। आज हम लोग इस पे चर्चा करने जा रहे हैं। और जो मैंने पिछले 8 चैप्टर करवा दिए हैं उसकी जाके आप लोग प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके, अगर आप लोगों ने 8 जो भाग इसके 8 अध्याय नहीं देखे हैं उसकी प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आप जाके विजिट करके उसको पूरे तरीके से देख लें, अच्छे तरीके से समझ लें। आपके सारे चैप्टर मैं कवर करवाऊँगा एनसीईआरटी के। इससे आप लोगों को बहुत ही किसी भी सिविल के एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से बेनिफिट्स मिलेगा। चाहे कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, हिस्ट्री का आपका एकदम डाउट क्लियर कर देंगे। हिस्ट्री का जो अभी हम सेशन करवा रहे हैं, इसके बाद जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इस तरीके से सारी क्लासें हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग शुरुआत करते हैं क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। आज हम लोग जानेंगे क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। और दोस्तों, यदि मेरे चैनल पे आप लोग नए विजिट किए हो तो मेरे चैनल को यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी, कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगा, आप लोगों तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, जिससे कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि वीडियो मतलब नया आया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। चलिए, दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे। राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ में खुदे एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि जो समुद्रगुप्त के बारे में समुद्रगुप्त के बारे में जो साक्ष्य मिलते हैं वो किस स्तंभ से मिलते हैं? वो मिलते हैं अशोक स्तंभ से। ये कहाँ पे है? इलाहाबाद में अशोक के स्तंभ। ठीक है। इससे रचना यानी कि इसकी जो रचना हुई वो समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे। किसने की थी? हरिशेण जी ने की थी, द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा करना है। यानी कि प्रशस्ति का मतलब क्या हुआ? प्रशस्ति का मतलब हुआ है प्रशंसा। आपको दिन प्रतिदिन ऐसे हम शब्दों का मतलब बताते चलेंगे, जिससे कि आपका जो बेसिक है बहुत कॉन्सेप्चुअल और बहुत क्लियर तरीके से क्लियरफाई कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने यानी कि आप लोगों को मैंने अध्याय जो पिछला था यानी कि जो चैप्टर नंबर 8 था उसमें बताया था। जैसे कि गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था पिछले चैप्टर में, परंतु गुप्त काल में इनकी महत्व को और बढ़ा दिया गया था। समुद्र अब जानेंगे जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति क्या है। समुद्रगुप्त प्रशस्ति के बारे में चर्चा करते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें यह बताती है कि कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा एवं विद्वान तथा उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की, यानी कि प्रशस्त की। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर भी बताया गया। प्रशस्ति में लंबे 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 वाक्य दिए गए, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया। अब हम लोग जानेंगे जो योद्धा समुद्रगुप्त थे उनके बारे में देख लेते हैं, फिर जो अभी इसका छूटा हुआ है वो आगे इसी में अभी कवर करवाएंगे। जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों एवं कुल्हाड़ियों, कामा तीरों, कामा भालों, कामा बर्छों और तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीली तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। चलिए आगे देखते हैं। गौर से देख पाओगे कि एक क्षेत्र में हरे रंग का से रंगा गया है और तुम्हें दूसरे पूर्वी समुद्री तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी थे। इसी मानचित्र में आप लोगों को दिखाया जाएगा। इसमें देखिए दिखाया गया है, देखिए सही से। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिशेण 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। जैसे कि मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त को दर्शाता है और उन 9 शासकों को दर्शाता है जिन्हें समुद्रगुप्त से ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु यानी कि रेड पॉइंट को दर्शाया गया है। सबने हार जाने का समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति भी दी थी। चलिए
पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से दर्शाया गया। वहीं इसमें से जैसे कि असम हो गया, तटीय बंगाल राज्य हो गया, नेपाल हो गया, और वहीं उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ भी आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। उनकी यानी कि जो आज्ञाओं का पालन भी करते थे, यानी कि जो समुद्रगुप्त बोलता था उन्हीं की आज्ञा का पालन भी करते थे, तथा उनके दरबार में उपस्थिति हुआ करते थे। वहाँ इलाकों के शासक, जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है, संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इनमें से श्रीलंका के शासक भी थे, जिन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपने पुत्रियों का विवाह उनसे किया था। देखिए, जो अभी मैंने आप लोगों से चर्चा की, मानचित्र में वही चीज़ें दर्शाई गई हैं। जैसे कि ब्लू कलर है, ब्लू कलर ये देखिए दिखाया गया, हल्का हल्का ब्लू कलर है, ये देखिए हल्का रेड, इस तरीके से इसमें दर्शाया गया। जो ये क्षेत्र था, ये था आर्यावर्त क्षेत्र, और वहीं ये था आंतरिक राज्य। इसको आंतरिक राज्य इस तरीके से बोलते थे, इसको आंतरिक राज्य बोलते थे, और ये जो था ये बाहरी राज्य बोला जाता था। ये बाहरी राज्य थे। और जो रेड दिखाया गया है, रेड दिखाया गया है, वो जैसे कि ये देखिए इस तरीके से ये रेड दिख रहे हैं, पॉइंट्स बिंदु दिख रहे हैं, ये गुप्त वंश द्वारा जीते गए थे। और जो ब्लैक थे वो नगर थे, यानी कि ये जो थे ये यानी कि नगर थे। इसी तरीके देखिए, ये जैसे कि बल्लवी हो गया, भरूची हो गया, और अजंता हो गया, एहोल हो गया, चालुक्य हो गया, प्रयाग हो गया, मथुरा हो गया, कन्नौज हो गया, पाटिलपुत्र और नालंदा हो गया, थानेसर हो गया। इस तरीके से ये डिनोट किए गए हैं कलर से। चलिए अब हम लोग जानेंगे वंशावलियाँ क्या थीं, वंशावलियों को इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के यानी कि पितामह यानी कि परदादा एवं दादा एवं पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ, इनकी समुद्रगुप्त की माँ कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी, और पिता जो थे वो गुप्त वंश के थे, पहले शासक थे। यानी कि जो गुप्त वंश के पहले शासक कौन थे, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, तो वो थे चंद्रगुप्त, यानी कि चंद्रगुप्त। इसी तरीके से जिन्होंने महाराज अधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की। यहाँ से भी क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो महाराज अधिराज की उपाधि किस शासक के पास थी। इस तरीके से क्वेश्चन आपके किसी भी यानी कि वनडे एग्जाम में या फिर सिविल के एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकता है। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। अब हम लोग इसी पे और चर्चा कर लेते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों, मतलब उनके समुद्रगुप्त के जो बाद के शासक हुआ करते थे, जैसे कि उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली, पूर्वजों यानी कि वंशावली किसे कहते हैं? वंशावली उसे कहते हैं जो पूर्वजों की सूची के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है कि उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य जो अभियान चलाए, अंतिम शक शासक को परास्त भी किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा था कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अगले चैप्टर में हम लोग बताएंगे, आप लोगों से चर्चा करेंगे। अब हम लोग जान लेते हैं हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन तथा हर्षचरित के बारे में, कि इनका इम्पोर्टेंस इतिहास में, यानी कि प्राचीन इतिहास में जो इम्पोर्टेंस है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है कि उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में भी जीवनी से पता चलता है कि ऐसे एक राजा हर्षवर्धन हुआ करते थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी थी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली यानी कि इनके पूर्वजों के बारे में जानकारी देते हुए उनके राजा बनने का भी वर्णन किया। चीनी यात्री स्वयं सांग, जिनके बारे में आपने पिछले अध्याय जो 8 अध्याय किया था उसमें हमने आप लोगों को समझाया भी था। काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में उन्होंने वहाँ जो कुछ भी देखा उसका भी विस्तृत वर्णन किया था। किसने किया था? बाणभट्ट ने। चलिए आगे देख लेते हैं। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने। कौन बने? राजा हर्षवर्धन। उनके बहनोई कन्नौज
के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला था तो हर्ष ने कन्नौज को अपनी अधीन कर लिया था और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जीतना यानी कि जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली थी। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश यानी कि चालुक्य वंश के नरेश थे पुलकेशिन द्वितीय, उन्हें रोक दिया गया था। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं पल्लव वंश, चालुक्य वंश और पुलकेशिन जो द्वितीय थे उनकी जो प्रशस्तियां मिली हैं उन पे चर्चा कर लेते हैं। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश हुआ करते थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल हुआ करती थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक के भी केंद्र भी है। धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि यानी कि रविकीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इनमें उनके पूर्वजों खास तौर से जो पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व में और पश्चिम में दोनों समुद्र तट इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ था आनंद, यानी कि कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष यानी कि अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में आप जो पिछला चैप्टर था यानी कि कच्चा अगले मतलब जो क्लास होगी उसमें आप लोगों से चर्चा करेंगे। क्लास 6 यानी कि सी चल रहा है 7th की जो एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक होगी उसमें चर्चा करेंगे। अब हम लोग जानेंगे जो ये राज्य हुआ करते थे, इन राज्यों का जो प्रशासन था वो किस तरीके से चलता था, कौन किसके अधीन प्रशासन था, कौन इसकी पूरी जांच पड़ताल करता था, किस तरीके से था, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहले के जो राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि का कर जो था, भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी, यानी कि जो प्रशासन की जो प्राथमिक यानी कि जो प्राइमरी जो यूनिट थी वो थी गांव। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक एवं सामाजिक एवं राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम भी उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद आनुवंशिक बन गए थे, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे, जैसे कि कवि हर्षेण अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंड नायक होने के साथ साथ कुमार मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहित अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री बनाए गए थे। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला यानी कि था। इनमें नगर श्रेणी यानी कि नगर श्रेष्ठी यानी कि मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्तवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी कि लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर यानी कुछ जो नीतियां थी कैसी थी, प्रभावशाली हुआ करती थी। पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। अब हम लोग जानेंगे एक नए प्रकार की सेना, यानी कि जो सेना थी वो किस प्रकार गठित थी, किस तरीके से राजा अपनी सेना गठित करता था। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह कुछ सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी थे, रथ थे, घुड़सवार और पैदल सिपाही भी होते थे।
इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। सैनिक यानी कि सहायता के तरीके, जैसे कि सैनिक कम पड़ गए तो उसके लिए सैनिकों का चयन करना, इस तरीके से, और मतलब उपलब्धता करवाना इनका मुख्य कार्य था। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं था दिया जाता था, बदले में इनसे कुछ भी भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल भी करते थे। साथ ही वे इस यानी कि इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कभी भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। अब हम लोग जानेंगे दक्षिण के राज्यों में सभाएं किस तरीके से हुआ करती थी, वो उनका उद्देश्य क्या था। कुछ ना कुछ तो उद्देश्य ही होता होगा ना साथियों। हाँ, तो उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय यानी कि सभाओं की चर्चा की गई है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय स्थानीय जो मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थीं। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का काम नगाम नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण भी था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक मतलब काम करती रहीं। अब हम जानेंगे उस जमाने में आम लोग किस तरीके से रहते थे, इस पे चर्चा कर लेते हैं। जनसाधारण के जीवन में थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इससे कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह थी कि राजा जो थे वो अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया, जबकि अन्य लोगों तथा महिलाएं प्राकृतिक भाषा बोलती दिखती थीं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम यानी कि अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। चीनी तीर्थयात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपनों को छू जाने से या किसी प्रकार के संपर्क से बचाते रहते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण भी किया गया है। आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को कवर करवा दिया है। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, आप लोग वीडियो पूरा देखिए। आप लोगों को अगर क्वांटिटी या क्वालिटी कुछ भी पसंद नहीं आता है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। आप लोग खुली आज़ादी है, संवैधानिक आपको दर्जा मिला है आज़ादी का। आप लोग हमसे कोई डाउट है आप पूछ भी सकते हैं। आप लोगों को जो डाउट्स होगा उसको हम क्लियरफाई करने का प्रयास करेंगे। चलिए, धन्यवाद।